प्यारे बच्चों, वेलकम। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें लेके आए हैं। मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ। ये सब विदित है कि प्रत्येक एग्जामों में मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ आता ही है। तो चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ मुहावरा को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मुहावरा किसको कहते हैं और लोकोक्तियाँ किसको कहते हैं। मुहावरा किसी भी कथन को अधिक प्रभावशाली, कोई भी बात जो है उसी को कथन कहते हैं। किसी भी बात को, कथन को अधिक प्रभावशाली और पुष्ट करने के लिए वाक्यों के साथ जो प्रयोग किया जाता है, किसी भी वाक्य के साथ जो प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग मुहावरा कहते हैं। इसका परिभाषा हम लोग इसे बना सकते हैं, किसी भी कथन को अधिक प्रभावशाली, मतलब किसी भी बात को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए और पुष्ट करने के लिए, मैंने उसको पुष्ट करने के लिए, मैंने प्रमाण करने के लिए, मजबूत करने के लिए वाक्यों के साथ जो प्रयोग किया जाता है, वाक्य के साथ जो उपयोग किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। ये क्या है, ये लाक्षणिक है, लाक्षणिक और रूढ़ होते हैं। ये लाक्षणिक और रूढ़ है, इसका कभी चेंजिंग नहीं होता है। इसका पहचान क्या है, मुहावरा का पहचान क्या है, इसके अंत में क्या होगा, क्रियार्थक संज्ञा होती है। इसके अर्थ क्या होता है, अंत में क्रियार्थक संज्ञा होती है। यही मुहावरा का लक्षण है। मुहावरा को हम लोग क्या कहते हैं, मुहावरा को हम लोग आहना भी कहते हैं, मुहबरा भी कहते हैं, अरगाही भी कहते हैं, और कहीं कहीं इसको पटतेर भी कहा जाता है। लेकिन एक्चुअल में पटतेर इसको नहीं कहा जाता है, लेकिन कहीं कहीं पटतेर का भी इसमें उदाहरण दिया हुआ है। पटतेर भी कहीं कहीं मुहावरा को कहा जाता है। तो ठीक है, इसका एक उदाहरण हम लेते हैं। जैसे है, तर हाथे चूल जन्मक। आया है मुहावरा, बहुत इंपॉर्टेंट को मुहावरा है। तर हाथ है, तर हाथ किसको बोलते हैं, यही वाला तरहाथा, तरहाथी जो है इसी को तर हाथ बोलते हैं। तर हाथे चूल, चूल मैंने बाल का जन्मना। तो क्या तर हाथ में चूल जन्मता है, बाल जन्मता है? नहीं जन्मता है। इसका कहने का तात्पर्य हुआ, यानी इस मुहावरा का अर्थ हुआ कि बिल्कुल असंभव, माने एकदम असंभव बात है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तर हाथे चूल जन्मक। नहीं कोई कहता है कि यदि एक छोटा सा बालक, चाहे 2 साल का बालक IAS पास कर लेगा तो उसको समझे कि तरहाते चूल जन्म के बराबर है, कहते हैं ना। इसी को बोलते हैं तरहाते चूल जन्म, मैंने बिल्कुल असंभव का करना। अब आते हैं हम लोग लोकोक्तियाँ में। लोकोक्तियाँ क्या है, क्षेत्र विशेष पर, अलग अलग क्षेत्र में, क्षेत्र विशेष पर लोक जीवन के अनुभवों से निकले, लोगों के जीवन से, के अनुभव से, मैंने अपने बुजुर्ग बूढ़ा लोग जो निकालते हैं वही कह रहा है कि क्षेत्र विशेष पर लोक जीवन के अनुभवों से निकले सार कथन। सार कथन में जो कहता है उसमें जो सार है, मूलभूत चीज़ है, कथन या सीख के सूत्र वाक्य बनाने के लिए, सीख के सूत्र को लोकोक्तियाँ कहा जाता है। क्या कह रहा है, क्षेत्र विशेष पर लोक जीवन के अनुभवों से निकले सार कथन या सीख के सूत्र वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं, लोकोक्तियाँ कहते हैं। उसको लोकोक्तियाँ कहा जाता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका प्रयोग किसी कथन को अधिक प्रमाणिक, किसी भी बात को अधिक प्रमाणिक करने के लिए। कोई भी बात को जब तक हम लोग प्रमाण नहीं देते हैं तो उसको लोग जल्दी से नहीं मानता है। वही वाला कह रहा है, लोक जीवन के अनुभवों से निकले सार कथन या सीख के सूत्र को लोकोक्तियाँ कहा जाता है। इसका प्रयोग किसी कथन को, किसी भी वाक्य को, कथन माने वाक्य को अधिक प्रमाणिक, एकदम पूर्ण प्रमाणित करने के लिए एवं पुष्ट करने के लिए, बनाने के लिए हम लोग उदाहरण के तौर पर इसका उपयोग करते हैं। किसका, तो ये लोकोक्तियों का। इसी को हम लोग लोकोक्तियाँ कहता है। इसे लोग क्या कहते हैं, पठतुल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पठतुल इसको बोलते हैं। पठतुल भी बोलते हैं, कहतुक भी बोलते हैं, लोकवाइन भी बोलते हैं और पठतेर भी कहते हैं। लोकोक्तियाँ को क्या कहते हैं, पठतुल बोलते हैं, कहतुक बोलते हैं, लोकवाइन और पठतेर कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में लड़का लोग गड़बड़ा जाते हैं, कुछ लोकोक्तियाँ दे देता है, चाहे उसको बोल देता है कि इन लोकवाइनों का अर्थ बताइए, तो लोग गड़बड़ा जाता है कि लोकोक्तियाँ है कि कटवाइन है, क्या है, पता समझ में नहीं आने लगता है। चाहे कह देता है इन कहतुकों को, तो लोग बोलते हैं कौन चीज़ पूछ दिया है, अकबकाने लगते हैं। तो अकबकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब को भी हम लोग को जानना चाहिए। लोकोक्तियाँ को हम लोग क्या कहते हैं, पठतुल कहते हैं, कहतुक कहते हैं, लोकवाइन कहते हैं और पठतेर कहता है। इसका एक उदाहरण है, जैसे झाड़ गुने झींगा, है ना।
धिया गुने पुता, झार गुने झींगा और धिया गुने पुता, इसका अर्थ क्या हुआ? झार गुने झींगा और धिया गुने पुता, मैंने माँ बाप के संस्कारों का प्रभाव संतानों पर पड़ता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि जिस तरह माँ बाप का संस्कार रहेगा, जिस तरह उसका आचरण विचार रहेगा, उसका बेटा को भी उसे उसका प्रभाव पड़ेगा। वही वाला बोलता है झार मुने झींगा। कहने का तात्पर्य हुआ झार मुने झींगा, जैसा झार रहेगा, झींगा जो फरता है तो उसका यदि झींगा का झार कमज़ोर है तो झींगा कैसा लगेगा? उसमें कमज़ोर फल लगेगा। झींगा का झार यदि मजबूत है तो उसमें मजबूत फल लगेगा। वही चीज़ को कहा जाता है कि झार गुने झींगा धिया गुने पुता, जैसा झार रहेगा वैसा ही झींगा फरेगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि जिस तरह माँ बाप रहेगा उसका बच्चा भी लगभग वैसा ही होगा, उसका गुण भी वैसा ही होगा। जैसा माँ बाप का गुण होगा उसका बेटा बेटी का भी गुण वैसा ही होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं लोकोक्तियाँ, है ना। अब कुछ इम्पोर्टेंट हम चुन के आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कुछ चुन के दिए हैं और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। करीब 100 मुहावरा और लोकोक्तियाँ देंगे। इसमें से श्योर कहते हैं कि परीक्षा में एकदम निश्चित ये आएंगे ही, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण मुहावरों को। पहला है 7 घाटे का पानी पियो। कह रहा है 7 घाटे का पानी पियो। इसका अर्थ क्या होता है? जगह जगह का अनुभव होना, जगह जगह का अनुभव होना। इसको खोट्ठा में हम लोग बोलते हैं 7 घाटे का पानी पियो। कहने का मतलब हुआ कि लोग नहीं कहता है इसको कहाँ से सकिएगा, ये तो 7 घाट का पानी पिया हुआ है, मतलब इसको नहीं ठग सकिएगा, ये सब जगह इसको घुमा फिरा हुआ आदमी है। कहने का तात्पर्य यही हुआ कि जो आदमी चारों तरफ पूरा दुनिया में घुमा हुआ रहता है उसको ठगना मुश्किल होता है। वही वाला कहता है 7 घाटे का पानी पियो, मैंने जगह जगह का अनुभव होना। जो आदमी को जगह जगह का अनुभव है उसको कोई ठग नहीं सकता है। वही वाला होता है 7 घाटे का पानी पियो। ठीक है। अब दूसरा मुहावरा है सरगक चांद हाथे करग। सरगक चांद हाथे करग। सरग में तो होता है आकाश, उसका जो चांद है वो हाथ में करना, मैंने एकदम नज़दीक में कर देना। सरग कितना ऊपर में है और मनुष्य के यहाँ धरती पर है, हाथ कहाँ है? नीचे है। तो वो कह रहा है सरगक चांद हाथे करग, मैंने बड़ी बड़ी बातें करना, केवल बड़ा बड़ा असंभव काम करना सोचना। सर्ग का चांद को हाथ में लाना असंभव कार्य है। इसी को हम लोग बोलते हैं सरगे हाथ चांदे करग, बड़ी बड़ी बातें करना, फिजूल का झूठो बात करना। तीसरा में है मुँहे बाघ मारक। मुँहे बाघ मारक, बाघ को कौन चीज़ से मारा जाता है? बंदूक से मारा जाता है, गोली से मारा जाता है, डंडा से मारा जाता है, बर्छा से मारा जाता है। लेकिन यहाँ कह रहा है मुँहे बाघ मारक। मुँह से क्या बाघ मारा जा सकता है? नहीं मारा जा सकता है। कहने का तात्पर्य हुआ डींग हाँकना, बड़ा बड़ा डींग हाँकता है, बड़ा बड़ा डींग हाँकता है कि हम यदि कोई एग्जाम देते तो IAS बन जाते, तो ये बन जाते, फलना बन जाते, ढकना बन जाते। कहने का तात्पर्य हुआ केवल मुंह में बड़ा बड़ा डींग हाँक रहा है लेकिन उसको करने का सामर्थ्य कोई चीज़ में नहीं। उसी को बोलता है मुँहे बाघ मारक, यानी डींग हाँकना। उसमें कोई दम नहीं है, काम करने की क्षमता उसमें नहीं है, केवल भांजी मार रहा है, डींग मार रहा है। उसी को बोला जाता है मुँहे बाघ मारक। चौथा नंबर है भोजक दिने कोहड़ा रोपे। भोजक दिने कोहड़ा रोपे। जब भोज होने लगता है, आदमी जब मरता है तो भोज होता है ना 12 दिन में, उस समय जो कोहड़ा है, सब्जी है, डिंगला जिसको बोला जाता है, उसको रोपेंगे तो क्या होगा? भोज के लिए वो सब्जी बन सकेगा? नहीं बन सकेगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि भोजक दिने कोहड़ा रोपे का मतलब होता है किसी कार्य के आखिरी समय में तैयारी की कोशिश। कोई भी काम यदि आखिरी समय में करना चाहूँगा तो संभव नहीं होता है। इसी को कहा गया है भोजक समय कोहड़ा रोपना। मैंने भोज के समय में जो काम करना है तो पहले करना है, भोज के समय में जो काम आ जाएगा उस समय उसके तैयारी करने से वो काम सफल नहीं हो पाता है। इसी को कहा जाता है भोजक दिने कोहड़ा रोपे, मैंने किसी कार्य के आखिरी समय में, अंत समय में तैयारी की कोशिश करना, इसी को बोलते हैं भोजक दिने कोहड़ा रोपे। अब 5वां नंबर है बिन पेंदी के लोटा हवे। बिन पेंदी के लोटा हो, जिस लोटा में पेंदी नहीं होता वो स्थिर रहता है क्या? नहीं रहता है, इधर घोलट जाएगा, उधर घोलट जाएगा, जिधर चाहेगा उधर चल जाएगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि जिस लोटा में पेंदी नहीं रहता है उसका कोई ठीक ठिकाना नहीं रहता है, वो जिधर चाहे उधर लुढ़क जाएगा। तो इसका अर्थ होता है विचार और पक्ष में कायम न रहना। कभी कुछ विचार देगा और कभी कुछ विचार देगा, उसका बात हमेशा बदलते रहता है। इसी को कहा जाता है
बिन पेंदी के लोटा हवे। समझिए, बिन पेंदी के लोटा होगा मैंने उसमें लोटा में पेंदी नहीं होगा तो लोटा स्थिर नहीं रह सकता है, कभी बाएं उल्टेगा कभी दाएं उल्टेगा। अब छठा नंबर में आते हैं। छठा नंबर में कह रहे परग मुँहे चार चबो। परग मुँहे, पर मन होता है दूसरा, पर मतलब क्या होता है दूसरा, दूसरा के मुंह में चाल चबा। दूसरा के मुंह में क्या हम चावल चबा सकते हैं? नहीं चबा सकते हैं। चबाने के लिए हमको अपना ही मुंह चाहिए। तो इसका मतलब होता है कि अपना कार्य दूसरों से करवाना, अपना काम दूसरों से करवाना, अपने नहीं करके दूसरों से करवाना, इसी को बोलते हैं परग मुँहे चार चबुए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सातवां नंबर में। सातवां में कहता है थूके सत्तू सानक। थूके सत्तू सानक। थूक किसको कहते हैं? मुंह से जो हम लोग थूकते हैं, पानी जो निकल रहा है उसको थूक बोलते हैं। जो लार निकलता है, जो उसको मुंह से बाहर निकाल देते हैं, उसी को हम लोग थूक कहते हैं। तो बोलते हैं थूक में सत्तू सानक। थूक में क्या सत्तू साना जाएगा? नहीं साना जाएगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि आवश्यकता से काफ़ी कम, जितना ज़रूरत है उससे बहुत कम, उसी को बोल जाता है थूके सत्तू सानक, है ना। जब भी जैसे कोई भी काम करते हैं तो जहाँ 10 का ज़रूरत है वहाँ कोई 2 निकालेगा, तो नहीं बोलते थूके सत्तू सानने से नहीं होगा, तुमको निकालना होगा। यदि नाम कमाना है तो कोई चीज़ में खर्चा करना होगा। थूक में सत्तू सानने से नाम आदमी का नहीं होता है, उसी को कहा जाता है थूके सत्तू सानक। आवश्यकता से काफ़ी कम खर्च करना, जहाँ जितना ज़रूरत है वहाँ उतना खर्च करो, नहीं करता है लोग तो उसी को लोग कहता है कि ये आदमी थूक से सत्तू सान रहा है। ठीक है, अब आठवां नंबर में है थूक के चटक। थूक के चटक में थूक निकाल के फिर चटना। कहने का तात्पर्य हुआ ना कहकर फिर हाँ कहना। जो ना एक बार ना कहेगा एक बार हाँ करेगा, उस आदमी को हम लोग थूक के चटने के बराबर कहते हैं, उसी को कहा जाता है थूक के चटक, मैंने ना कहकर फिर हाँ कहना। 9वां नंबर में है ढकनी के पानी डूब मोरक। ढकनी के पानी डूब में, ढकनी एक छोटा सा क्या होता है? मिट्टी का बर्तन होता है। मिट्टी का बर्तन होता है तो कहता है ढकनी के पानी डूब के मर। ढकनी के पानी में कोई डूब के मरेगा नहीं। ढकनी का साइज बहुत छोटा होता है और आदमी कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। आदमी असंभव बात कर रहा है, ढकनी के पानी डूब के मोरक। इसका मतलब होता है काफ़ी शर्मिंदा होना। उस आदमी को शर्मिंदा हो जाना चाहिए। ढकनी जब कोई ऐसा कार्य करता है जो करने लायक नहीं है, शोभा देने लायक नहीं है, तो लोग बोलता है तुमको ढकनी के पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कि छोटा सा बच्चा इस कार्य को कर लेता है और तुम इतना बड़ा है, इतना पहलवान है, फिर भी नहीं कर पा रहा है। कहने का तात्पर्य हुआ कि तुम्हें वो सामर्थ्य नहीं है, तुमको ढकनी के पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उन्हें उसको वर्जित करना होता है। 10वां में कहता है झायल बजवक। झायल बजवक मतलब क्या होता है? झायल किसको बोलते हैं? जब हरिबोल वगैरह होता है तो बजाया नहीं जाता है, छोटा छोटा कटोरा दुगरा, तो उसी को बोलते हैं झायल। तो झायल बजवक का मतलब होता है बिना काम का काम करना, निरर्थक काम करना। निरर्थक काम करना उसको हम लोग बोलते हैं झायल बजवक, निरर्थक कार्य करना। 11वां में है छगरी गोड़े तेल दिया। छगरी किसको बोलते हैं? बकरी। छगरी को हम लोग क्या बोलते हैं? बकरी। बोलता है छगरी गोड़े तेल दिया। छगरी के गोड़ में, बकरी के पैर में कोई तेल देता है? नहीं देता। कहने का तात्पर्य हुआ, इस मुहावरा का अर्थ हुआ कि अपने से कमज़ोर की खुशामद करना। अपने से जो व्यक्ति कमज़ोर है उसको खुशामद करना का मतलब होता है छगरी के गोड़ में तेल देना। 12वां में है गोड़क लहर मुँहे चढ़ा। गोड़ किसको बोलते हैं? पैर। पैर जो है उसको हम लोग गोड़ बोलते हैं। और गोड़क लहर मुड़ किसको बोलते हैं? माथा को। तो जब पैर का लहर माथा पर फेंकता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कि काफ़ी गुस्सा चढ़ जाना। जब आदमी पूरा कोई अशोभनीय बात बोल देता है तो कोई आदमी जो गुस्सैलू रहता है उसका नीचे का गुस्सा पर चढ़ जाता है। कहने का तात्पर्य हुआ पूरा वो क्रोधित हो जाता है, उसी को बोलते हैं गोड़क लहर मुँहे चढ़ा, मैंने काफ़ी गुस्सा में हो जाना। अब 13 नंबर का हम लोग देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खखस के बोलक। खखस के बोलक मतलब होता है स्पष्ट शब्द में बोलना। जब कोई आदमी बोलता है, जब स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ता है तो आदमी नहीं बोलता कि खखस के बोलो ना। खखस के माने स्पष्ट होके बोलो, तुम क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है सुनाई नहीं पड़ रहा है, तब आदमी बोलता है खखस के बोलो। अभी बोलता है खखस के बोलो मैंने स्पष्ट शब्दों में बोलना। 14 में है कोदो खा के पड़क। कोदो क्या होता है? कोदो एगो अनाज है। आजकल कोदो को लोग जानता भी नहीं। पहले के ज़माने में कोदो होता था छोटा छोटा,
चावल की जिस मतलब बाती, उसी को बोलता है कोदो। बोलता है कोदो खाए के पढ़क। कोदो खाए के पढ़क मतलब होता है केवल नाम का पढ़ना, कोई काम का नहीं, उसी को हम लोग बोलते हैं कोदो खाए के पढ़क। समझ गया? नहीं बोलता है कोई आदमी, जब दोनों आदमी में बहस होता है तो बोलता है हम कोदो खाए के थोड़ा पढ़ेंगे, हमको इतना बेवकूफ़ समझ रहा है क्या? कहने का तात्पर्य जो है कि पैसा दे के पढ़ा है, वो कोदो खा के नहीं पढ़ा है, कोदो दे के नहीं पढ़ा है, उसी को बोलता है केवल नाम का पढ़ना। 15 में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काने तेल देके सुतक। कान में तेल देके सुतक, कान में तेल डाल के सोना। कहने का तात्पर्य हुआ कि निफिकर होके सोना। जिस आदमी को फिक्र नहीं रहता है वो क्या कहता है? कान में तेल डाल के सोना। जिसे हम लोग कहते हैं आदमी को अपनी बेटी के ब्याह करने का चिंता फिक्र रहता है, जब शादी हो जाता है तो वह कान में तेल डाल के सो जाता है, मतलब बेफिक्र होके सो जाता है। इसी को कहा गया है कान में तेल दे के सुतक, मतलब बेफिक्र होके सोना। जब लड़की के बाप लड़की की शादी दे देता है तो एक तरह से निफिक्र हो जाता है, यानी कान में तेल डाल के वो सूत जाता है। और 16 नंबर में है एडी की लहर मुँहे चढ़े। एडी की लहर मुँहे चढ़े, ये वाला तो हम लोग देख चुके हैं एक जगह। कहाँ? एडी की लहर में, एडी मतलब पैर के एकदम निचले भाग को, लहर मुँह मतलब माथा में चढ़ जाता है, मतलब पैर का लहर जब ऊपर में चढ़ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अधिक गुस्से में हो जाना। अधिक गुस्से में हो जाना। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट था मुहावरा। हम इसी तरह लोकोत्या को भी चुन के लाएंगे, और इसमें अभी 16 दिए हैं, हम कम से कम 100 मुहावरा देंगे, जो 100 के अंदर ही आपको ज़रूर से ज़रूर परीक्षा में आ जाएगा। और बाकी चीज़ों के लिए भी मैं तैयार कर रहा हूँ क्वेश्चन, जल्दी ही मैं अपना व्हाट्सएप बनाएंगे, व्हाट्सएप के जरिए आप लोगों को पहुँचाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।